लाइव कर दिए, क्लास लाइव। चलिए, आपकी उपस्थिति से लगता है हमको छुट्टी नहीं देना चाहिए। घर नहीं जाइएगा लड़की लोग, घर नहीं जाइएगा, घर नहीं जा रहे हैं, आपका क्लास रखे ना। चलिए ठीक, है दीपेन, घर नहीं जाइएगा आप, नहीं ना? हाँ हो तो गया, तब जीने का सहारा होली में आप लोग हो गए हमारे लिए। देखिए चलिए, अच्छा अब शांत हो जाइए। हाँ सुनिए, अब ऑनलाइन वाले लोग देखिए, हुआ क्या कि सारा बैच में छुट्टी का अनाउंसमेंट हम ही को करना होता है, कोचिंग के डायरेक्टर हम ही ना है, तो छुट्टी का अनाउंसमेंट हम ही को करना होता है। तो अब आज तो है जी, नहीं है, हमको तो लग रहा है बहुते है। तो आपको जो है, अरे बाप रे कितना, आपको जो है क्या कहते हैं, बैच सब में जो है छुट्टी देने के लिए हम ही गए, तो अब लड़का सब घेर लिया, होली खेलने लगा, तो अब उसमें क्या कर सकते, मना थोड़े कर सकते, मना नहीं कर सकते हैं। तो होली मनाने में जो है लेट हो गया, समझे, और कोई बात नहीं है, समझे, ऑनलाइन वाले लोग को स्पेशली बोल रहे हैं। हाँ तो अब लेकिन एक बात जानते हैं, आज महसूस किया, हम कभी विद्यार्थी के साथ होली नहीं खेले थे, एक बार जो है थोड़ा बहुत 2 4 5 10 को विद्यार्थी लगाया था, लेकिन इस बार हम विद्यार्थी के साथ होली खेले हैं, बड़ी अच्छा लगा, लेकिन समझ गए, यानी थोड़ा सा लगता है अपनापन का भाव आ जाता है, समझे, इस चीज को आज सुबह से हम महसूस कर रहे हैं, समझे। तो इसलिए जो है थोड़ा लेट हुआ, माफ कीजिएगा ऑनलाइन वाले लोग। हाँ हम तो होली बहुत खेल लिए हैं। तो अब आइए, तो आपके बैच को जो है हम चाह रहे थे कि क्या, आपके बैच को चाह रहे थे कि हम की पढ़ाएं छुट्टी में। आप लोग का क्या विचार है? लड़की लोग पढ़ने के विचार में कौन कौन लड़की हाथ खड़ा कीजिए तो। होली के दिन छुट्टी रहेगा, एक दिन छुट्टी रहेगा, जिस रोज होली है ना
जिस रोज मेन होली होता है उस रोज पटना का सड़क निकलने लायक नहीं होता है, उस रोज कपड़ा फाड़ देता है। ठीक है, पटना में कपड़ा फाड़ होली होता है। सिर्फ एक रोज दे देंगे, एक रोज भी नहीं, 2 रोज, 1 रोज। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, होली के दिन दे देंगे, होली के दिन दे देंगे। तो आज जो है, आज आपका क्लास होगा अभी, उसके बाद कल भी आपका क्लास होगा। कल संडे है, इसका मतलब ये नहीं क्लास नहीं, कल भी आपका क्लास होगा, परसों भी होगा। और समय जो है, समय वही है 5 बजे से। ठीक है, और देखते हैं अगर बिट्टू सर क्लास लेंगे तो ठीक है। बिट्टू सर अगर क्लास लेंगे, हम आज रात में बात करेंगे। अगर बिट्टू सर क्लास लेंगे तो बोलेंगे बिट्टू सर आप भी ले लीजिए, हम भी ले लेते हैं, हम तो लेंगे। ठीक है, और सिर्फ अगर मेरा क्लास हुआ तो फिर हम 2 शिफ्ट में क्लास लेंगे। 2 शिफ्ट में मतलब जैसे 5 बजे बुलाएंगे तो 5 से 7, 7:15 बजे तक पढ़ाएंगे, फिर आधा घंटा का गैप दे देंगे, फिर 7:30 से 9 बजे तक पढ़ा देंगे, फिर छुट्टी दे देंगे। समझ गए? है? अच्छा, उससे पहले, अच्छा ठीक है, ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे, विचार कर लेंगे। ठीक है, देख करके विचार कर लेंगे। क्या चलिए अब आइए, अब पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं। एक तो ऐसे ही बहुत 1.5 घंटा लेट है, बताइए 1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं, 5:30 बजे से क्लास होता है, 1 घंटा लेट है। लेकिन अब तो हम 5 बजे शुरू कर दिए थे। ठीक है, क्या? हाँ, वही 5 बजे से होता है, तो 1.5 घंटा लेट है हम। ठीक है, अच्छा भोज के विषय में बात करेंगे, पहले आप पढ़िए। मेरा मोबाइल है ना जी? हाँ, मार्क कर दीजिए। जो लोग का एग्जाम है, कम लोग का एग्जाम होगा। ठीक है, जो लोग का एग्जाम है ना, बाद में वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो तो फ्री ही रहेगा एप्लीकेशन पे। ठीक है, मार्कर। चलिए अब शांत रहिए, अब शांत रहिए। अब आइए पढ़ते हैं। छुट्टी उट्टी का बात मत कीजिए महाराज। ठीक है, बताइए, हम आपका हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं, आप क्या छुट्टी की बात करते हैं? ठीक है, चलिए आप सुनिए, सुनिए। तो पिछले सेशन में जो है हम लोग मौर्योत्तर काल प्रारंभ कर चुके थे। क्या प्रारंभ किए थे? मौर्योत्तर काल। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं आप? छुट्टी कब? आज होली में? अच्छा, आप बाद में हमसे बात कर लिए, क्लास कराने के बाद। ठीक है, क्लास कराने के बाद बात कीजिएगा। मौर्योत्तर काल, अब पढ़िए, अब पढ़िए, अब पढ़िए। देखिए, आपको जो है, आप इस बात को समझिएगा, मौर्योत्तर काल, हमने आपको पिछले सेशन में यह बात बताया था कि मौर्योत्तर काल में, और मौर्योत्तर काल के अंतर्गत मुख्य तौर पर जो है ना, 185 ईस्वी पूर्व से आपको 240 ईस्वी, 185 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी, 240 ईस्वी, ये जो कालखंड है 185 ईस्वी पूर्व से 240 ईस्वी, यह जो कालखंड है, इस कालखंड को ही हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रख कर पढ़ते हैं। इस कालखंड को ही मौर्योत्तर काल के अंतर्गत रख कर पढ़ते हैं। और पिछले सेशन को आप याद कीजिए, पिछला सेशन मेरा बहुत छोटा हुआ था, समझिए, बहुत छोटा, आधा घंटा का सेशन हुआ था। लेकिन उस आधा घंटा के सेशन में जो है, हम आपको यह बात क्लियर किए थे कि मौर्योत्तर काल में भारत में 2 प्रकार के शासन
देखने को मिलते हैं। मौर्योत्तर काल में जो भारत में दो प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं, एक देशी शासन और दूसरा विदेशी शासन। एक देशी शासन और दूसरा विदेशी शासन। देशी शासन के अंतर्गत शुंग, कण्व, सातवाहन। अब विदेशी शासन के अंतर्गत हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण। हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। इतना बात क्लियर है? ये बात क्लियर है ना? चलिए, तो अब आप याद कीजिए, देशी शासन के अंतर्गत जो है शुंग वंश और कण्व वंश के विषय में हम आपको बता दिए थे। अब आज के सेशन में देशी शासन के अंतर्गत हम लोगों को जो देखना है वह सातवाहन वंश के विषय में देखना है। किसके विषय में देखना है? सातवाहन वंश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश आज का हमारा टॉपिक है। यहां तक बात क्लियर है ना? सातवाहन वंश हम लोग का टॉपिक है, ये बात क्लियर है ना? आज हम लोग सातवाहन वंश पढ़ेंगे, ये बात क्लियर है ना? हाँ, एक दो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, एक दो प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आप जवाब दे दीजिए, फिर बताना शुरू कर देंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश के शासकों ने भारत में शासन किया? कण्व वंश। बहुत बढ़िया। एक प्रश्न और बताइए, मालविका और पुष्यमित्र शुंग के पुत्र के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी कौन ग्रंथ से? मालविका अग्निमित्रम। अब मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन? कालिदास। कालिदास, ठीक है, याद है आपको? अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने किस हिंद यवन शासक को पराजित किया? मिनांडर को। किसको पराजित किया था? किसको पराजित किया था? मिनांडर को पराजित किया था, ठीक है। चलिए देखिए सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के जो शासक थे ना, वे मौर्यों के अधीन अधिकारी पदाधिकारी के तौर पर काम किया था। मौर्यों के अधीन अधिकारी पदाधिकारी के तौर पर काम किया था, सामंत के तौर पर काम किया था, सामंत के तौर पर काम किया था। मतलब इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस को लीड गांधी परिवार कर रहा है। अब गांधी परिवार के अधीन मल्लिकार्जुन खड़गे, गांधी परिवार के इशारों पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब मल्लिकार्जुन खड़गे इतने शक्तिशाली हो गए कि गांधी परिवार का महत्व उनके समक्ष खत्म हो गया। गांधी परिवार का, मान लिया जाए, ऐसा हुआ नहीं है, मान लिया जाए ऐसा कि गांधी परिवार के समक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे काफी शक्तिशाली हो गया, और इतना अधिक शक्तिशाली हो गया कि गांधी परिवार को ही उन्होंने खत्म कर दिया और खुद देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये क्या हुआ? यानी पहले गांधी परिवार के संरक्षण में मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्कर्ष हुआ, अब बाद में जाकर जब मल्लिकार्जुन खड़गे शक्तिशाली हो गए तो गांधी परिवार को दबा दिए। तो मतलब पहले सामंत छोटे से अधिकारी के तौर पर काम किया। तो उसी प्रकार से जो सातवाहन वंश के शासक थे, सातवाहन वंश के शासकों के अंतर्गत जो है, सातवाहन वंश के अंतर्गत जो है, हम लोगों को गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, इन सभी शासकों के विषय में जो है हम लोगों को पढ़ना होता है। इन सभी शासकों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो सातवाहन वंश सबसे पहले मौर्यों के अधीन सामंत के तौर पर, मौर्यों के अधीन सामंत के तौर पर काम किए। और आप याद करेंगे कि मौर्यों का जो शासन था, मौर्यों का शासन आपको उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक था या नहीं था? हाँ ना? हाँ। तो सातवाहनों का जो शासन रहा है, सातवाहनों का शासन इस एरिया में रहा है।
सातवाहनों ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में शासन करना शुरू किया, फिर कर्नाटक और फिर महाराष्ट्र। तो सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्र में रहा है। सातवाहनों का जो शासन है वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में रहा है। सातवाहन वंश के शासक उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु के तौर पर काम किया। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो है एक सेतु के तरह काम किया। जैसे पटना को हाजीपुर से महात्मा गांधी सेतु जोड़ता है, महात्मा गांधी सेतु इंटरकनेक्ट करता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। अगर महात्मा गांधी सेतु नहीं होता तो क्या पटना हाजीपुर से जुड़ पाता? नहीं जुड़ पाता। तो जो भारत है, भारत को दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, और भारत को जो दो भाग में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत मतलब ये वाला इलाका, दक्षिण भारत मतलब ये वाला इलाका। तो जो सातवाहन वंश के शासक थे वे उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ करके रखने का काम किया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत को जोड़ करके रखने का काम किया। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जिस राजवंश ने आपस में जोड़ करके रखने का काम किया है वह है आपको सातवाहन। और प्राचीन काल में जो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग, कण्व, सातवाहन, ये जो तमाम राजवंश शासन किए हैं, इन सभी राजवंशों में जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि सबसे अधिक समय तक इन राजवंशों में, जिन राजवंशों का नाम अभी हमने आपके साथ लिया है, इन राजवंशों में सबसे अधिक समय तक जिस राजवंश का शासन रहा है वह आपको सातवाहन वंश है। जिस राजवंश का शासन रहा है वह कौन है? आपको सातवाहन वंश। गाहे बगाहे जद्दोजहद करते हुए भी सातवाहनों का शासन लगभग 300 वर्षों तक रहा है, 300 वर्षों तक। जबकि मौर्यों का शासन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी मौर्यों का शासन 137 वर्षों तक रहा है। लेकिन सातवाहन शासक बहुत ज्यादा शक्तिशाली, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी सातवाहनों का शासन लगभग 300 वर्षों तक रहा है, 300 वर्षों तक रहा है। और आखिरकार इतने अवधि तक सातवाहनों का शासन रहा है। क्यों रहा है? कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। जैसे सभी महाजनपदों में, 16 महाजनपदों में, टोटल 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर मगध ही क्यों उभरा? यह बात हम आपको बताए थे। 16 महाजनपद में मगध ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर के क्यों उभरा? उसी प्रकार से सभी राजवंशों में सातवाहन ही सबसे अधिक अवधि तक शासन करने में क्यों सफल हो पाए? उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था जानते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन यह था कि जो सातवाहनों का शासन इन क्षेत्रों में था, इन क्षेत्रों में दोआब क्षेत्र आता है, दोआब क्षेत्र, गोदावरी कृष्णा दोआब क्षेत्र, तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, रायचूर दोआब क्षेत्र। और जो दोआब क्षेत्र होता है ना, दोआब दो नदियों के बीच के क्षेत्र, जब मगध बता रहे थे तो वहां पर भी हम आपको बताए थे। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग दोआब क्षेत्र कहते हैं। और जो दोआब क्षेत्र का इलाका होता है वह काफी उपजाऊ होता है, और जब दोआब क्षेत्र का इलाका काफी उपजाऊ होता है तो वहां फसल का उत्पादन काफी अधिक होता है। और जब फसल का उत्पादन किसान को काफी अधिक होता है तो किसान अधिक से अधिक राजा को टैक्स भी देता है, और राजा को अगर अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा तो राजा अपनी सेना को बड़ा करेगा, और शक्तिशाली सेना होगी, बड़ी सेना होगी, तो स्वाभाविक सी बात है उस सेना के बल पर जो है लंबे समय तक शासन करने में राजा सफल हो पाएंगे। तो जो आपको सातवाहनों का शासन इन तमाम क्षेत्रों में रहा है, यहां पर दोआब क्षेत्र देखने को मिलता। भूमि यहां की काफी उपजाऊ थी, काफी उपजाऊ भूमि थी यहां की, और काफी उपजाऊ भूमि होने के कारण जो है, जो गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र है, इस एरिया में गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र के विषय में सातवाहन काल में कहा जाता था
कि गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में जितनी भूमि पर एक हाथी सोता है, जितनी भूमि पर एक हाथी सोता है, उतनी ही भूमि पर एक व्यक्ति के एक वर्ष के फसल का उत्पादन हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए एक वर्ष के फसल का उत्पादन हो सकता है मात्र उतनी भूमि पर जितनी भूमि पर हाथी सोता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अधिक उपजाऊ भूमि होगा, कितना अधिक उपजाऊ भूमि होगा कि इस प्रकार की बातें जो है आपको कही जा रही है, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो कुछ दिमाग में आ रहा है कि जो है सातवाहन आखिरकार इतने ज्यादा समय तक शासन कैसे कर लिए। तो उनकी जो आर्थिक क्षमता थी ना, उनकी जो आर्थिक क्षमता थी वो काफी सुदृढ़ थी, उनकी आर्थिक क्षमता काफी सुदृढ़ थी। और सातवाहन काल में इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था, जैसे आज के डेट में केंद्र की मोदी सरकार के लिए इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब जो है इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। उसी प्रकार से जो है सातवाहन काल में इनकम का जो सबसे बड़ा स्रोत था वह भू राजस्व, भूमि कर, किसानों के द्वारा जो भूभाग पर, भूमि पर उगाया जाता था फसल, उस पर जो राजा टैक्स लेता था, वही राजा के आमदनी का सबसे प्रमुख स्रोत था। और उस समय भू राजस्व की दर हुआ करती थी उत्पादन का 1/6 भाग, उत्पादन का 1/6 भाग। सातवाहन शासकों ने अपने शासन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया। सातवाहन शासकों ने अपने शासन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से किया और फिर धीरे धीरे कर्नाटक और महाराष्ट्र तक जो है आपको सातवाहन वंश के शासक विस्तृत हो गए। सातवाहन वंश के शासकों ने आंध्र प्रदेश में स्थित प्रतिष्ठान या पैठण को अपनी राजधानी बनाया। तो सातवाहनों की राजधानी की अगर हम बात करें तो जो सातवाहनों की राजधानी थी वह आपको प्रतिष्ठान या पैठण सातवाहनों की राजधानी थी। और देखिए, एक तो सातवाहनों के शक्तिशाली होने का कारण उसकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति, और दूसरा सातवाहन काल में पुरुषों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी काफी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त था, काफी अधिक स्वतंत्रता प्राप्त था। यहां तक स्वतंत्रता प्राप्त था, आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि सातवाहन काल में पुरुष वैदिक धर्म को मानता था और महिलाएं बौद्ध धर्म को मानती थी। इसके अलावे सातवाहन काल में शासकों का नाम माता के नाम पर रखा जाता था। सातवाहन काल में अगर हम देखें तो पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। महिलाएं अपने मन से विवाह कर सकती थी, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। मतलब काफी छूट महिलाओं को दी गई थी। महिला, देखिए आप स्वयं इस बात को सोचिएगा, देश की आबादी जितनी भी है 140 करोड़ है, लगभग 50% महिला 50% पुरुष है। थोड़ा बहुत का अंतर है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मान लिया जाए 51% पुरुष है, 49% महिला है। अगर सिर्फ पुरुष ही काम करे, पुरुष ही नौकरी करे, पुरुष ही सब चीज करे, तो देश का आधा ही ना विकास होगा जी। महिला भी तो है। अगर पुरुष महिला दोनों विकास करे, दोनों को आजादी मिले, दोनों को स्वतंत्रता मिले, दोनों पढ़े, दोनों आगे बढ़े, तो देश की 100% जनसंख्या जब काम करने लगेगी तब देश पहले आगे बढ़ेगी, या जब सिर्फ पुरुष काम करेगा तब देश पहले आगे? जब दोनों, तब ना, जब दोनों करेगा तब ना जी, हां या ना? तो सातवाहन काल के इतने लंबे अवधि तक शासन करने के पीछे एक रीजन यह भी है, महिलाओं को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, महिलाओं को जो स्वतंत्रता प्राप्त थी, इस वजह से भी सातवाहन काल काफी शक्तिशाली रूप में, सुदृढ़ तरीका से
शासन प्रशासन करने में जो है आपको सफल हो पाया। ये तो सातवाहनों के विषय में आरंभिक जानकारियां हुई। और फिर कई सारी व्यवस्थाएं ऐसी है जिन व्यवस्थाओं के सूत्रपात का श्रेय सातवाहन वंश के शासकों को ही जाता है। जैसे सीसा समझते हैं? सीसा के सिक्का का प्रचलन सर्वप्रथम सातवाहन शासकों ने किया। ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहनों ने किया। भारत में सामंती प्रथा की शुरुआत सातवाहनों ने किया। ये जो 3 प्रथा है जिसकी चर्चा हमने आपको किया है, ये 3 चीज को लेकर के सातवाहनों के इतिहास में सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ये 3 चीज को लेकर सबसे पहले सीसा का सिक्का प्रचलन करने का श्रेय, सामंती प्रथा शुरू करने का श्रेय, ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत। ये सारे के सारे काम जो है सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही जो है आपको किए गए थे। और देखिए, कोई भी राजवंश को हम शक्तिशाली कई पैमानों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं। सातवाहन काल में, जैसे कि आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आगे जब ये चैप्टर समाप्त होगा मौर्योत्तर काल, तो आगे हम आपको पढ़ाएंगे गुप्त काल। मौर्योत्तर काल समाप्त होने के बाद आगे हम आपको गुप्त काल पढ़ाएंगे। और गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। और उसका आंसर जब आप देखेंगे और एनसीईआरटी सब भी आप पढ़ेंगे 11th का, तो स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है गुप्त काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि साहित्य और कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में हुआ था। इसी वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। उसी प्रकार से अगर आप सातवाहन काल को देखेंगे तो सातवाहन काल में भी उतना बृहद स्तर पर तो नहीं, लेकिन एक सीमा के भीतर सातवाहन काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में विकास हुए। सातवाहन काल में ही कातंत्र व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई है, बृहद कथा मंजरी की रचना हुई है, गाथा सप्तशती की रचना हुई है, और भी कई सारे ग्रंथों की रचना हुई है। इतना ही नहीं बल्कि सातवाहन काल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है। जैसे स्थापत्य कला के क्षेत्र में हम आपको बताते चले, अमरावती के बौद्ध स्तूप का किलाबंदी सातवाहन शासकों ने करवाया। कार्ले के चैत्य का निर्माण सातवाहन शासकों ने करवाया। अमरावती के स्तूप का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने ही करवाया। तो सातवाहन काल में साहित्य और कला के क्षेत्र में, सातवाहन काल में जो है साहित्य और कला के क्षेत्र में भी विकास हुआ। अब एक बात बताइए कि आप जैसे गुप्त काल में सबसे ज्यादा साहित्य और कला का विकास हुआ, तो पहले से साहित्य और कला से लोग अवगत थे, तब ना गुप्त काल आते आते बहुत ज्यादा विकास कर दिया जी। अगर मान लिया जाए कि अचानक साहित्य और कला की उत्पत्ति गुप्त काल में होती, तो क्या गुप्त काल में साहित्य और कला का उतना विकास थोड़े हो पाता? नहीं हो पाता गुप्त काल में साहित्य और कला का उतना ज्यादा विकास। तो जो सातवाहन काल है, सातवाहन काल में साहित्य के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। तो इन कारणों से हमने आपको अवगत करवाया है। अब हम लोग आते हैं सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना की अगर बात की जाए तो सातवाहन वंश की स्थापना जो है आपको सिमुक के द्वारा की गई। सिमुक के द्वारा की गई। और ध्यान में रखे आप, इतिहास सभी शासकों को याद नहीं रखता है। इतिहास सिर्फ महान शासकों को याद रखता है और परीक्षा उन्हीं महान शासकों से संबंधित प्रश्न पूछता है। तो इसलिए मेन फोकस उतना पर ही जितना जरूरत है। फालतू का डाटा करने से कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं है।
जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे ना तो इन सभी चीजों से संबंधित बहुत कम नगण्य चीज जो है आपको मिलेगा, लेकिन जो एक्का दुक्का चीज मिलता है ना कभी काल एनसीईआरटी वही उठा करके पूछता है। समझ गए? लोग चिल्लाता है एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है एनसीईआरटी पढ़िए। टीचर चिल्लाता है, लोग मतलब टीचर यहां पर, एनसीईआरटी पढ़िए। आपका परीक्षा क्या है हमको ये बात बताइए, आपका परीक्षा कंसेप्चुअल है या फैक्चुअल है? क्या है? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। कंसेप्चुअल है, फैक्चुअल है आपका परीक्षा। आपका परीक्षा 70% फैक्चुअल है, 30% कंसेप्चुअल है। 70-30 का रेशियो है। एनसीईआरटी में क्या गो फैक्ट है हमको निकाल के बताइए आप, कितना फैक्ट है एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी में फैक्ट की कमी है, लेकिन एनसीईआरटी में जो फैक्ट है वो फैक्ट है तो है, वो क्रीम है। समझ गए? और वही चीज पूछता है उठा करके, समझे? तो आप इतिहास में 15 को क्वेश्चन मान लीजिए पूछा, 6 से लेकर के 12 तक का सब एनसीईआरटी पलट लीजिएगा ना, 15 में से मुश्किल से 7 गो 8 गो क्वेश्चन आपको, जब 6 से 12 तक का एनसीईआरटी पूरा पलटिएगा तब 15 में से 7 से 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, बाद बाकी नहीं मिलेगा। लेकिन यहो बात है, जो एनसीईआरटी में मिलेगा वो कहीं नहीं भी मिलेगा, यहो बात, दोनों बात। समझ गए? तो मतलब पढ़ना है एनसीईआरटी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। लेकिन आप जो कहिएगा एनसीईआरटी पढ़ के इतिहास में 15 का 15 बना देंगे, पॉसिबल नहीं है, नहीं है पॉसिबल। 100% कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ गए? लेक्चर ध्यान से सुनिए, बहुत फायदेमंद होगा। इस वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की गई। सिमुक के बाद इस राजवंश में कई सारे अन्य शासक हुए। उन शासकों में सातवाहन वंश के जो प्रथम महान शासक हुए हैं, सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक सातकर्णी प्रथम हुए। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम। जो सातकर्णी प्रथम है ये सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक हुए, सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक हुए। साम्राज्य विजेता था, साम्राज्यवादी था, क्षेत्र जीतने में विश्वास करता था, क्षेत्र जीतने में विश्वास करता था ये। और आपको सातकर्णी प्रथम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलता है। नानाघाट अभिलेख, सातकर्णी प्रथम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख, नानाघाट अभिलेख से मिलता है। और ये जो नानाघाट अभिलेख है, इस नानाघाट अभिलेख की रचना इनकी पत्नी नैनिका ने की थी। कुछ किताब में नागनिका भी लिखता है, तो नागनिका, नैनिका दोनों एक ही महिला है। नैनिका को ही नागनिका भी कहा जाता है या नागनिका को ही नैनिका भी कहा जाता है। समझ गए? तो नानाघाट अभिलेख की रचना इनकी पत्नी, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका ने की थी। उसी नानाघाट अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त होता है। सातकर्णी प्रथम के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने क्या क्या कलर ठीक तो है? अरे ठीक है जी भाई, ऐसे विद्यार्थी सब ऐसे हल्ला करते रहेगा। वो सब कलर कितना बढ़िया, तो इसी कलर पे तो हम हमेशा पढ़ाते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है। ऐसे वो सब गांव घर में कहावत ना, नाचने आवे तो आंगन टेर। समझ गए? मतलब नहीं पढ़ने का मन तो कलर चेंज कीजिए, फलना कीजिए, लेट क्यों आए, फेट क्यों आए। समझ गए? ऐसा थोड़े था कि हम सोए हुए थे, समझे? ऐसा थोड़े था कि इस कलर पे हम जीवन में कभी नहीं पढ़ाए हैं, इससे पहले हमेशा तो उसी पे पढ़ाते हैं। समझ गए? तो एक आध गो ऐसे फ्री है ना क्लास अभी तक। समझ गए? वो सब ऐसे डिस्टर्ब करने, कुछ बैड एलिमेंट भी आता है डिस्टर्ब करने के लिए। समझे? चलिए, सब चीज 100% लोग को खुश नहीं कर सकते हैं। समझिए? कोई नहीं कर सकता है, तो हम कौन खेत का मूली है। समझ गए? सुनिए, कलर चेंज कीजिए तो फलना कीजिए, चिलना कीजिए। ठीक है? वो कलर कौन खराब था? नहीं दिखाई दे रहा जी आप लोग? नहीं दिखाई दे रहा? तब बताइए, अजीब हाल है।
चलिए सुनिए, अब उसका ध्यान कमेंट पे, वो कमेंट करेगा, वो पढ़ने वाला थोड़े है ना, पढ़ने वाला लोग कमेंट करता है, वो आराम से ध्यान से लेक्चर सुनता है, समझ गए। सुनिए, अब नानाघाट अभिलेख में इस बात की चर्चा है कि आपको सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य के दक्षिणी भाग में दक्षिणी क्षेत्र को जीतने का काम किया था, और अपने साम्राज्य के दक्षिणी क्षेत्र को जब सातकर्णी प्रथम ने जीता, तो जीतने के बाद सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की, दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की, और उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। सातकर्णी प्रथम के बाद इस राजवंश के एक महान शासक हाल हुए। हाल, इस राजवंश के एक महान शासक जो है आपको हाल हुए। हाल विद्वान व्यक्ति था और इन्होंने कई सारे विद्वानों को अपने शासनकाल में संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने कई सारे विद्वानों को अपने शासनकाल में संरक्षण प्रदान किया। हाल ने ही प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, सातवाहन काल के लोगों की भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी, लिपि ब्राह्मी हुआ करती थी। इसी प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हाल के द्वारा गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। हाल के द्वारा जो है आपको गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। हाल के दरबार में ही सर्ववर्मन रहता था, हाल के दरबार में ही गुणाद्य रहता था, हाल के दरबार में ही सर्ववर्मन रहता था। सर्ववर्मन नामक विद्वान ने कातंत्र व्याकरण, सर्ववर्मन नामक विद्वान ने कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। कातंत्र व्याकरण नामक ग्रंथ की रचना की थी। वही गुणाद्य नामक विद्वान ने वृहद कथा, वृहद कथा, वृहद कथा नामक ग्रंथ की रचना की थी। विद्वान था, विद्वानों को संरक्षण दिया। साहित्य के क्षेत्र में इनके शासनकाल में, सातवाहन काल में सबसे ज्यादा विकास हुआ। हाल के बाद इस राजवंश के जो अगले शासक हुए वे आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगर गौतमीपुत्र सातकर्णी की हम बात करें तो जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है, इनका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर के 130 ईस्वी, 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी। और इसका शासनकाल इसलिए बताए हैं, सबसे महान शासक था इस राजवंश में, सबसे महान शासक था, सबसे महान शासक यही था। सब शासक का शासनकाल याद भी नहीं रखना है, लेकिन कुछ शासकों का शासनकाल जरूर याद रखना है, जिसके पूछने की संभावना है। सातवाहन काल में सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुआ। इसके विषय में विस्तार पूर्वक जो हमें जानकारी प्राप्त होता है वह नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। जो नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख की रचना इनकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा किया गया था। गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री के द्वारा नासिक अभिलेख की रचना की गई थी। और वही नासिक अभिलेख इनके विषय में विस्तार पूर्वक हमें जानकारी प्रदान करता है। और नासिक अभिलेख यह कहता है कि इनका घोड़ा, गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पिया था। इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? इसका मतलब यह हुआ उनका घोड़ा बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, यही 3 समुद्री क्षेत्र का पानी पिया था। मतलब पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। कहने का मतलब यह हुआ कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया, पूरे दक्षिण भारत पर उनका शासन रहा। इसके कहने का मतलब यह हुआ। तो अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस सातवाहन के शासन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से हुई,
उस सातवाहन वंश के शासकों ने पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया। कहीं ना कहीं योग्यता था उनके भीतर, सैन्य क्षमता था उनके भीतर, तब ना जाकर के इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया। अगर योग्यता और सैन्य क्षमता नहीं होता, अगर आप में 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी करने की क्षमता नहीं है, 2 से 2.5 घंटा क्लास में बैठने की क्षमता नहीं है, तो आप सफल हो पाएंगे? कभी नहीं। आप सपना भी मत देखिए सफल होने का। लेकिन अगर आप में 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करने का क्षमता है, 2 से 2.5 घंटा क्लास में बैठने का क्षमता है, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। दुनिया का कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता है। समझ गए? तो इनमें सैन्य क्षमता थी, इनमें योग्यता थी। अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता के बल पर ही गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है एक विशाल साम्राज्य को स्थापित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ हुआ था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष जो है शक शासक नहपान, शक शासक नहपान के साथ हुआ था। शक शासक नहपान के साथ इनका संघर्ष वेन गंगा नदी के तट पर हुआ। वेन गंगा नदी के तट पर हुआ। देखिए ध्यान दीजिएगा, पिछला सेशन मेरा आधा घंटा का रहा था, लेकिन उसमें बहुत कुछ बताए थे हम आपको बताए थे जो सुंग कण्व सातवाहन है और जो हिंद यवन शक पहलव कुषाण है, ये सभी एक दूसरे का समकालीन था। ये सभी एक दूसरे का क्या था? ये सभी एक साथ शासन कर रहे थे। कुछ क्षेत्र में सुंग कण्व सातवाहन का शासन था, तो कुछ क्षेत्र में हिंद यवन शक पहलव और कुषाण का शासन था। तो सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ वेनगंगा नदी के तट पर हुआ। इस संघर्ष में गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित करके नासिक के क्षेत्र में, नहपान नासिक के क्षेत्र का शासक था, नासिक के क्षेत्र का शक शासक था, नासिक के क्षेत्र का शक शासक था नहपान। नासिक के क्षेत्र में सातवाहन वंश के शासन की स्थापना इन्होंने की और नासिक के जोगलथंभी नामक स्थान से सिक्का मिला है, सिक्का। और नासिक के जोगलथंभी नामक स्थान से जो सिक्का मिला है ना, उस सिक्का के एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है और दूसरे तरफ नहपान का चित्र अंकित है। एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है और दूसरे तरफ नहपान का चित्र अंकित है। दूसरे तरफ नहपान का चित्र अंकित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासन प्रशासन करते हुए निधन 130 ईस्वी में हो गया। 130 ईस्वी में इसके निधन होने के बाद इस वंश का जो अगला शासक है, इस वंश का अगला शासक बना वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी जो इस वंश का शासक बना। इनका शासनकाल 130 से 154 ईस्वी, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने आंध्र के वैसे हिस्सा जो अभी तक सातवाहन साम्राज्य में शामिल नहीं था, उन क्षेत्रों को इन्होंने जीता और फिर आंध्र सम्राट की उपाधि इन्होंने धारण की। और फिर आंध्र सम्राट की उपाधि इन्होंने धारण की। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने आंध्र सम्राट की उपाधि धारण की। इनके विषय में कहा जाता है कि इनका संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ था। शक शासक रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन के साथ इनका संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में रुद्रदामन की जीत हुई। कुछ स्रोत यह कहता है वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी की जीत हुई। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी दावा करता हम जीते हैं। रुद्रदामन अपने
जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में दावा करता है कि हम जीते हैं, लेकिन ज्यादा प्रमाणिक, ज्यादा ऑथेंटिसिटी, ज्यादा ऑथेंटिक जूनागढ़ का रुद्रदामन या गिरनार अभिलेख है। वो जो कहता है उस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जो गिरनार अभिलेख है जो कि रुद्रदामन का है, उसमें रुद्रदामन ने स्पष्ट तौर पर इस बात की चर्चा की है कि हमने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को 2 बार पराजित किया। लेकिन ध्यान रहे कि आपको वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को रुद्रदामन ने पराजित किया, लेकिन इसके बावजूद रुद्रदामन ने इनके साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाया। क्यों क्षति नहीं पहुंचाया? तो इसलिए क्षति नहीं पहुंचाया क्योंकि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था, इसलिए जो है इनके साम्राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाया गया। पुलुमावी के बाद इस वंश में और भी कई सारे शासक हुए, लेकिन इस सातवाहन वंश के अंतिम शासक की हम बात करें, अंतिम महान शासक की हम बात करें, तो सातवाहन वंश के जो अंतिम महान शासक है, सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक के तौर पर चर्चा मिलता है आपको यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी की चर्चा मिलती है, यज्ञश्री सातकर्णी की चर्चा मिलती है। यज्ञश्री सातकर्णी थोड़ा प्रकृति प्रेमी था, जलयान का शौक था, यानी पानी में जहाज से घूमने का शौक था इसको, और जलयान समुद्री यात्रा पर, नदी की यात्रा पर ये निकला करते थे। और इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया है, उस सिक्का पर जलपोत यानी जलयान यानी जहाज, जलपोत कहिए, जलयान कहिए, जहाज कहिए, सब एक बात है। इनके सिक्का पर जो है जलपोत की आकृति अंकित है, इनके सिक्का पर जो है आपको जलपोत की आकृति अंकित है। इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए 1 मिनट में, 1-2 मिनट में, जितना मिनट में हो, एक बार चीजों को याद करते हैं हमारे साथ, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सातवाहन वंश के शासक किसके सामंत थे? मौर्यों के। किसके सामंत थे? सातवाहन वंश के शासक किसके सामंत थे? प्राचीन काल में कौन सा राजवंश उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में सेतु के तरह काम? कौन? सातवाहन वंश ना। सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी कहां थी? प्रतिष्ठान या? सातवाहन वंश के शासकों की राजधानी कहां थी? प्रतिष्ठान या पैठण। और एक बात बताइए, भारत में सर्वप्रथम सीसा का सिक्का किसने चला? सीसा का सिक्का। सामंती प्रथा की शुरुआत, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की आए, सातवाहन वंश ना। सातवाहन काल में किस नदी डेल्टाई क्षेत्र को लेकर यह कहा जाता था, जितनी भूमि पर एक हाथी सोएगा उतनी भूमि पर एक व्यक्ति के 1 वर्ष के फसल का उत्पादन हो सकता? गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, गोदावरी। किस काल में गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को लेकर यह कहा जाता था कि इस क्षेत्र में जितनी भूमि पर एक हाथी सोएगा उतनी ही भूमि पर जो है एक व्यक्ति के 1 वर्ष के फसल का उत्पादन किया जा सकता? आए आए, क्लियर हुआ ये बात? सातवाहन काल में भूराजस्व की दर, उत्पादन का 1/6। सातवाहन काल में पुरुष किस धर्म को मानता था? वैदिक। पुरुष किस धर्म को मानता? पुरुष किस धर्म को मानता था? महिला, महिला बौद्ध धर्म। महिला, सातवाहन काल में पुरुष किस धर्म को, महिला किस धर्म को? पर्दा प्रथा का प्रचलन था? नहीं ना। पर्दा प्रथा का प्रचलन था? महिलाएं स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकती थी, शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था? हाँ, अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। हाँ। सातवाहनों ने शासन की शुरुआत किस राज्य से की? आंध्र प्रदेश। सातवाहनों ने शासन की शुरुआत किस राज्य से? और सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के अलावा और कौन कौन राज्य में हो? कर्नाटक और, सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश के अलावा और किस किस राज्य में? कर्नाटक और
इतना बात क्लियर। चलिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है? स्थापना किसने की है? प्रथम महान शासक। प्रथम महान शासक। इसके विषय में जानकारी कहां से मिलती है? कौन अभिलेख से? नानाघाट अभिलेख की रचयिता नैनीका। नानाघाट अभिलेख की रचयिता, नानाघाट अभिलेख की रचयिता। चलिए, इसके बाद जो है सातवाहन वंश के किस शासक ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की? दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति। सातकर्णी, 2 अश्वमेध और 1 राजसूय का आयोजन किस? 2 अश्वमेध और ये 1 राजसूय का आयोजन। और अश्वमेध यज्ञ राजसूय क्या होता है बताए हुए, ठीक है, वैदिक काल में। सातवाहन वंश के किस शासक ने गाथा सप्तशती की रचना? गाथा सप्तशती की रचना। गाथा सप्तशती की रचना। सर्ववर्मन गुणाद किसके दरबार में रहता था? सर्ववर्मन गुणाद किसके दरबार में रहता? कातंत्र व्याकरण के रचयिता। कातंत्र व्याकरण के रचयिता। बृहद कथा के रचयिता। कातंत्र व्याकरण के रचयिता, बृहद कथा के रचयिता। क्लियर। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक। इसका शासनकाल कब से कब तक? इसके विषय में जानकारी कौन अभिलेख से? कौन अभिलेख से? नासिक अभिलेख के रचयिता गौतमी बलश्री। गौतमी, गौतमी, नासिक अभिलेख के रचयिता, नासिक अभिलेख के रचयिता गौतमी बलश्री। और गौतमी पुत्र सातकर्णी का संघर्ष किस शासक के साथ? किसके साथ हुआ? किसके साथ हुआ? अच्छा, इनका संघर्ष नहपान के साथ कौन नदी के तट पर? कौन नदी के तट पर? अच्छा, इसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी की जीत हुई। किस सातवाहन शासक के विषय में कहा जाता है कि उनके घोड़ा ने 3 समुद्र का पानी पिया? हाँ, किस सातवाहन वंश के शासक के घोड़ा ने 3 समुद्र का पानी पिया? राजा राज और बिंद नरेश की उपाधि किसने धारण की? राजा राज और बिंद नरेश की उपाधि किसने धारण की? गौतमीपुत्र सात। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र पुलु। इनका संघर्ष किस शासक के साथ? किसकी जीत हुई? इनके राज्य को क्षति पहुंचाया क्योंकि दोनों साम्राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए। सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक। अंतिम महान शासक। अच्छा, किसके सिक्का पर जलपोत यानी जलयान का आकृति? किसके सिक्का पर? कार्ले का चैत्य, अमरावती का स्तूप कौन कालीन स्थापत्य कला की देन? सातवाहन। कार्ले का चैत्य। चैत्य स्तूप नहीं समझते हैं? कार्ले स्थान का नाम है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चैत्य का मतलब होता है बौद्धों का पूजा स्थल। बौद्धों का पूजा स्थल यानी कार्ले का चैत्य, मतलब कार्ले में चैत्य यानी बौद्धों के पूजा स्थल को सातवाहन काल में बसाया गया था। अमरावती में स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। तो कार्ले का चैत्य और अमरावती के स्तूप किस काल के स्थापत्य कला के उदाहरण? सातवाहन। किस काल के? किस काल के? इतना बात समझ में आ गया। चलिए, ये सातवाहन वंश के विषय में हुआ। तो शुंग कर्ण सातवाहन हम लोग पढ़ लिए। अब देखिएगा यहां पर, अब हम लोग आते हैं विदेशी शासन। विदेशी शासन। विदेशी शासन हमको तो लग रहा था पता नहीं पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। ना पढ़ाएंगे, बट ना पढ़ाएंगे, क्या बात कर, पढ़ेंगे। है मेरा मोबाइल कहाँ गया जी? मेरा मोबाइल वो लड़का को बोलिए ला के देगा, उस पर फोन आ रहा होगा बहुत लोग का। एगो आदमी को 7 बजे टाइम दिए थे, समझे, आदमी को दिए हैं। मोबाइल दीजिए तो, मेरा फोन भी आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम बढ़ा देंगे। विद्यार्थी से बढ़ के मेरे लिए कुछ हो नहीं महाराज, समझे। 84 वो कॉल आया है, 84। चलिए खैर, जिसको मिलने का टाइम दिए थे वो कॉल नहीं किया है। चलिए तब ठीक है।
आ जाइए। अच्छा, वो मैसेज कर दिया है, क्लास लेकर के कॉल कीजिएगा। चलिए ठीक है, आ जाइए। विदेशी शासन देखिए, मौर्योत्तर काल में जो है, मौर्योत्तर काल में जो है 4 विदेशी आक्रमण हुए। मौर्योत्तर काल में जो 4 विदेशी आक्रमण हुए हैं, सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने आक्रमण किया है। हिंद यवन के बाद शक शासकों ने आक्रमण किया है। शक के बाद पहलव शासकों ने आक्रमण किया है। पहलव के बाद कुषाण, पहलव के बाद कुषाण। सबसे पहली बात तो हम आपको यही कहेंगे कि ये जो आक्रमण हुए हैं हिंद यवन शक पहलव कुषाण का, इसके क्रम को आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा तो ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे नहीं पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। अब ध्यान में रखेंगे कि इन चारों राजवंश में जानते हैं, ये तो हिंद यवन शक पहलव कुषाण के विषय में कभी कभी पूछता है, लेकिन कुषाण के विषय में हमेशा पूछता है। जैसे शुंग कण्व सातवाहन में सबसे अधिक वर्षों तक सबसे सुदृढ़ तरीका से सातवाहनों ने शासन किया, उसी प्रकार से हिंद यवन शक पहलव कुषाण में सबसे अधिक वर्षों तक और सबसे सुदृढ़ तरीका से शासन कुषाणों ने किया। और कुषाण काल में भी साहित्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ था सबसे ज्यादा। तो मेन फोकस कुषाण पे रहेगा, लेकिन ये सब जो है, इस सब के विषय में भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो हिंद यवन शक पहलव कुषाण के विषय में भी जो है थोड़ी बहुत बातें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हिंद यवन शक पहलव कुषाण, हिंद यवन शासकों ने भारत के ऊपर लगभग 185-86 ईस्वी पूर्व से ही 185-86 ईस्वी पूर्व से ही आक्रमण करना शुरू कर दिया था। यानी जब मौर्यों का पतन हुआ और हिंद यवन शासकों का आक्रमण भारत में होना शुरू हो गया। हिंद यवन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और जो हिंद यवन शासक थे या भारत के ऊपर कोई भी जो आक्रमण हुआ है, उस आक्रमण के विषय में यहां पर हम आपको बताते चले कि वो आक्रमण जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से ही होता था। हमेशा भारत के ऊपर हमेशा आक्रमण जो है भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से ही होता था। भारत के ऊपर आक्रमण हमेशा भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से होता था, उत्तरी पश्चिमी भाग से होता था। क्लियर? तो हिंद यवन शासकों ने भी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से भारत पर आक्रमण किया। हिंद यवन शासक भारत पर आक्रमण करके भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग को जीता और जीत करके शासन प्रशासन करना शुरू किया। हिंद यवन शासक 2 भागों में बंटकर शासन किया। जो हिंद यवन शासक है, हिंद यवन शासक भारत में 2 भागों में बंटकर शासन किया। हिंद यवन शासक जो भारत में 2 भागों में बंटकर शासन किया है, एक आपको डेमेट्रियस कुल और एक आपको यूक्रेटाइडीज कुल, एक आपको यूक्रेटाइडीज कुल, यूक्रेटाइडीज कुल, डेमेट्रियस कुल और यूक्रेटाइडीज कुल, ये 2 कुल में बंट करके हिंद यवन शासकों ने शासन करने का काम किया। अब देखिएगा, जो डेमेट्रियस कुल है, डेमेट्रियस कुल के संस्थापक डेमेट्रियस थे। डेमेट्रियस कुल के संस्थापक की अगर हम बात करें तो डेमेट्रियस कुल के संस्थापक जो है आपको डेमेट्रियस थे, डेमेट्रियस थे। और यूक्रेटाइडीज कुल के संस्थापक यूक्रेटाइडीज थे। यूक्रेटाइडीज कुल के संस्थापक कौन थे? यूक्रेटाइडीज, यूक्रेटाइडीज थे। डेमेट्रियस कुल के शासकों ने अपनी राजधानी साकल को बनाया। साकल, साकल पंजाब में पड़ता है। साकल कहां पड़ता है? पंजाब में। राजधानी साकल को बनाया, साकल पंजाब में पड़ता है। साकल को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन किया। और पंजाब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, आप थोड़ा मानचित्र याद कीजिए, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में पंजाब है। फिर यूक्रेटाइडीज कुल के शासकों ने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाया और तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाकर के शासन प्रशासन करना शुरू किया। तो इस प्रकार भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में तक्षशिला का क्षेत्र, गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला। आप याद कीजिए 16 महाजनपद में एक महाजनपद गंधार था।
गंधार 16 महाजनपद में था ना हो, उस समय पाकिस्तान भारत में न था, आज ना पाकिस्तान अलग है। तो गंधार के क्षेत्र में यूक्रेटाइडिस कुल का शासन, पंजाब के क्षेत्र में डेमेट्रियस कुल का शासन। दोनों कुलों में कई सारे शासक हुए, लेकिन अगर हम लोग हिंद यवन शासकों की बात करें तो हिंद यवन शासकों में जो सबसे महान हिंद यवन शासक हुआ उसका नाम था आपका मिनांडर। उसका नाम क्या था? मिनांडर। सभी हिंद यवन शासकों में सबसे महान हिंद यवन शासक जो है आपको मिनांडर हुए। कौन हुए? मिनांडर। मिनांडर हुए, मिनांडर हुए, मिनांडर हुए। मिनांडर का वार्तालाप बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ हुआ। बौद्ध भिक्षुक नागसेन, बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ मिनांडर का वार्तालाप हुआ, बात हुआ। और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ जब बात हुआ तो मिनांडर नागसेन से प्रश्न पूछ रहा था, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सत्य क्या है, संसार क्या है। गौतम बुद्ध कौन थे? यानी इस प्रकार का प्रश्न जो है मिनांडर ने नागसेन नामक बौद्ध भिक्षुक से पूछा। और नागसेन सभी प्रश्नों का उत्तर काफी गंभीरता से दिया, जिस वजह से मिनांडर नागसेन से बहुत अधिक प्रभावित हो गया। मिनांडर नागसेन से बहुत अधिक प्रभावित हो गया और फिर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मिनांडर प्रथम विदेशी शासक हुए जो भारत आकर के बौद्ध धर्म को अपनाया। मिनांडर प्रथम विदेशी शासक हुए जो भारत आकर के बौद्ध धर्म को अपनाने का काम किया। इसके बाद आपको जो मिनांडर थे वो डेमेट्रियस कुल के थे। वो डेमेट्रियस कुल के तो सबसे महान शासक हुए ही, पूरे हिंद यवन शासकों में सबसे महान शासक हुए। जिस प्रकार से डेमेट्रियस कुल के सबसे महान शासक मिनांडर हुए, उसी प्रकार से यूक्रेटाइडिस कुल के सबसे महान शासक आंती आल्किडस हुए। यूक्रेटाइडिस कुल के सबसे महान शासक कौन हुए? आंती आल्किडस। आंती आल्किडस, आंती आल्किडस, आंती आल्किडस। जो आंती आल्किडस है, आंती आल्किडस का ही राजदूत बनकर हेलियोडोरस, आंती आल्किडस का ही राजदूत बनकर हेलियोडोरस। कौन? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में गया था। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में गया था और भागभद्र वैष्णव धर्म को मानता था, भगवान विष्णु की आराधना करता था। और भागभद्र से प्रभावित होकर के हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को माना और भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू किया। और हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के विदिशा या बेसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख कहा जाता है, जिसे विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख कहा जाता है। वहीं जो ये हिंद यवन शासक है, अगर हम लोग हिंद यवन शासकों की बात करें तो भारत के भीतर सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का, मतलब सिक्का सोने का था, उस पर लेख लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था और उस पर चित्र बना हुआ था। इससे पहले जो भारत के सिक्के प्रचलन में आए थे, उन सिक्कों पर ना कुछ लिखा हुआ था ना चित्र अंकित था, बल्कि ठप्पा मारा जाता था, ठप्पा, और पशु पक्षी का चित्र अंकित हुआ करता था। सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने ही लेखयुक्त और चित्रयुक्त, लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का जारी किया
और जो लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का था इसे ड्रम कहा गया। क्या कहा गया? ड्रम। इसे ड्रम कहा गया। और इतना ही नहीं बल्कि नाटक के समय जो पर्दा गिरता है ना उसको यवनिका कहा जाता है। जैसे नाटक में एक रोल खत्म हुआ फिर पर्दा गिर जाता है, फिर पर्दा उठता है तो दूसरा रोल शुरू हो जाता है, फिर पर्दा गिरता है, फिर पर्दा हटता है तो तीसरा रोल शुरू हो जाता है। तो नाटक के समय जो पर्दा गिरने की प्रथा है, नाटक के समय जो पर्दा गिराने की प्रथा है उसे यवनिका कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यवनिका। यवनिका कहा जाता है। यवनिका, यवनिका कहा जाता है। यवनिका कहा जाता है। इस यवनिका प्रथा की शुरुआत हिंद यवन शासकों के द्वारा ही किए गए थे। और उसके बाद जब हिंद यवन शासक आए ना भारत, तो उसको भारत का गोल मिर्च काफी पसंद आया। गोल मिर्च मतलब मरीच समझते हैं? मरीच, मरीच काला होता है, गोल होता है, बड़ी तीखा होता है, तीखा होता है। हाँ, और गोलकी भी कहा जाता है उसको। हाँ, गोलकी भी कहा जाता है, गोलकी भी कहा जाता है। काला काला होता है। जब गला उला फंसता है तो हाँ, सर्दी उर्दी में भी गला फंसने में भी हम यूज किए हैं बहुत बार। और खाना को भी टेस्टी बनाने में जो है वो सब डाला जाता है। तो वह गोल मिर्च हिंद यवन शासकों को काफी प्रिय लगा, जिस वजह से उस गोल मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता है। गोल मिर्च को क्या कहा जाता है? यवन प्रिय। गोल मिर्च को क्या कहा जाता है? यवन प्रिय। समझ गए? तो ये चीज है हिंद यवन शासकों के विषय में। इतना बात जो है आप याद रखिएगा। अब यहां तक एक बार याद कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? हैं? छुट्टी है। मौर्योत्तर काल में 8 होने बजाय मुंह तोड़ देंगे। राजधानी में रहते हैं 8 बजे तक नहीं, अजीब हाल है। हाँ, शांत रहिए। आइए, मौर्योत्तर काल में कितने विदेशी आए? सबसे पहले, फिर क्लियर। चलिए, हिंद यवन शासक कितने भागों में बंटकर शासक? कितने भागों में? पहला, दूसरा, डेमेट्रियस कुल के संस्थापक। हाँ, डेमेट्रियस। और डेमेट्रियस कुल के शासकों ने अपनी राजधानी किसे बनाया? और यूक्रेटाइडिस कुल के संस्थापक राजधानी किसे बनाया? अच्छा, डेमेट्रियस कुल के सबसे महान शासक, सभी हिंद यवन शासकों में सबसे महान शासक, और यूक्रेटाइडिस कुल के सबसे महान शासक आंटी, यूक्रेटाइडिस कुल के सबसे महान शासक आंटी आल्किडस। अच्छा, प्रथम विदेशी शासक जो भारत आकर के बौद्ध धर्म को अपनाया कौन? कौन है? मिनांडर है नो। इनका वार्तालाप किसके साथ हुआ था? किसके साथ? किसके साथ? नागसेन। बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिनांडर के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका संकलन है मिलिंद पन्हो में। मिलिंद। तो मिनांडर और नागसेन के बीच जो वार्तालाप हुआ उसका संकलन किसमें है? मिलिंद। मिलिंद पन्हो के रचयिता नागसेन है। मिलिंद पन्हो के रचयिता, मिलिंद पन्हो के रचयिता, मिलिंद पन्हो के रचयिता। क्लियर? चलिए, अब एक बात बताइएगा, विदिशा या बेसनगर में भगवान विष्णु के सम्मान में स्तंभ लेख का निर्माण किसने करवाया? अब विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख कौन राज्य में है? मध्य प्रदेश। कौन राज्य में है? कौन राज्य में है? और विदिशा या बेसनगर स्तंभ लेख कौन देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को। सर्वप्रथम लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने का सिक्का किसने जारी किया? और उस लेखयुक्त और चित्रयुक्त सोने के सिक्का को क्या कहा?
क्या कहा गया? अच्छा, यवनिका प्रथा की शुरुआत किसने की? नाटक के समय पर्दा गिरने की प्रथा को क्या कहा जाता? नाटक के समय पर्दा गिरने की प्रथा क्या क्या कहा जाता है? यवनिका प्रथा की शुरुआत किसने की? किसने की? और हिंद यवन शासकों को कौन सा चीज बहुत प्रिय था और उसे क्या कहा गया? क्या कहा गया? चलिए, हिंद यवन के बाद भारत के ऊपर शक आक्रमण हुआ और शक के बाद पहलव। तो अब शक आक्रमण, शक शक की अगर हम लोग बात करें तो जो शक थे, शक मध्य एशिया के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया का रहने वाला था। और मध्य एशिया में जो है कबीलाई समाज का प्रचलन था, कबीलाई समाज का प्रचलन था। तो मध्य एशिया में सभी कबीलों में एक यूची कबीला था, वो काफी शक्तिशाली कबीला था। और जो यूची कबीला था, यूची कबीला से ही शक पराजित हुआ और यूची कबीला से पराजित होकर के जो है शक भारत आया। यूची कबीला से पराजित होकर के जो है शक भारत आया। यूची कबीला से पराजित होकर के शक भारत आया। और शक शासक अपने आप को छत्रप कहता था। छत्रप, नोट में लिखा होगा छत्रक, छत्रक लिखा होगा, उसको छत्रप कर लीजिएगा। अक्ष त्र अप। शक शासक जो है अपने आप को क्या कहता था? छत्रप। क्या कहता था? छत्रप। और शक शासकों ने 4 भागों में बंटकर शासन किया। जो शक शासक थे, शक शासक 4 भागों में बंटकर शासन किया। 4 भागों में बंटकर शासन किया। शक शासक जो 4 भागों में बंटकर शासन किया है, उसमें एक है आपको तक्षशिला का छत्रप, एक है आपको मथुरा का छत्रप, एक है आपको नासिक का छत्रप और एक है आपको उज्जैन का छत्रप। एक है आपको उज्जैन का छत्रप। और जानते हैं इन चारों छत्रपों में सबसे शक्तिशाली छत्रप के रूप में उभरा था उज्जैन का छत्रप। उज्जैन कौन उभरा था? उज्जैन सबसे शक्तिशाली रूप में उभरा था उज्जैन। तो इसके विषय में भी बहुत ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5-10 पॉइंट तो निश्चित तौर पर याद रखना ही है। तक्षशिला के छत्रप वंश की स्थापना मेउस ने किया था। मथुरा के छत्रप की स्थापना राजुल या राजबुल ने किया था। और नासिक के छत्रप की स्थापना भूमक ने किया था। किसने किया था? भूमक ने किया था। और उज्जैन के छत्रप की स्थापना चास्टान ने किया था। किसने किया था? चास्टान ने किया था। तक्षशिला के छत्रप, मथुरा के छत्रप का बहुत ज्यादा खास ऐतिहासिक महत्व है नहीं। तो एक है नासिक का छत्रप। जो नासिक का छत्रप है, इस वंश के संस्थापक भूमक थे और वही इस वंश के सबसे महान शासक नाहपान थे। इस वंश के सबसे महान शासक कौन थे? नाहपान इस वंश के सबसे महान शासक थे। और आप याद कीजिए, नाहपान को किसने पराजित किया था? आजे न बताएं। गौतमीपुत्र वैनगंगा नदी के तट पर। और फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासित क्षेत्र को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर इसके बाद उज्जैन का छत्रप चास्टान इसके संस्थापक थे। वही इसके सबसे महान शासक जो है आपको रुद्रदामन। और रुद्रदामन की अगर हम बात करें तो जो रुद्रदामन था, ये सभी शक शासकों में सबसे महान शक शासक। रुद्रदामन सभी शक शासकों में जो है सबसे महान शक शासक था। और इन्होंने सातवाहन वंश के शासक वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित किया।
और ये काफी कल्याणकारी शासक थे, काफी कल्याणकारी शासक थे। और ये कल्याणकारी शासक थे, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? ये कल्याणकारी शासक थे इस वजह से हम कह सकते हैं क्योंकि आप याद कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। जैसे आप सोचिए यही बिल्डिंग है, अभी तो पेंट उंट हुआ है तो बड़ी बढ़िया लग रहा है, अगर इसमें 10 बरस 15 बरस तक कुछ ना हो तो खंडहर बन जाएगा ना जी। अगर दिया बाती भी ना जलाया जाए तो कैसा हो जाएगा बताइए? भूत बंगला हो जाएगा। अभी आप लोग हैं तो कितना बढ़िया लग रहा है, समझ गए? कोई नहीं रहता है तो कितना खराब लगता है, समझ रहे हैं? और एगो चीज कम से कम किया कीजिए, स्टेज को जो है ना कम से कम जो है ना झाड़ दिया कीजिए। मतलब स्टेज पर जो है ना बालू नहीं रहना चाहिए, बालू से जो है ना होता है कि थोड़ा ये होता है, अबीर है, समझे? तो खैर छोड़िए, चलिए है पढ़िए न बात। रुद्रदामन कल्याणकारी शासक थे, इस वजह से कह सकते हैं कि जो सुदर्शन झील खराब हो चुका था, ठप पड़ चुका था, उसका पुनर्निर्माण, उसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने करवाया। इसी से अनुमान लगाया जाता है कि कल्याणकारी शासक थे। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था, इन्होंने संस्कृत भाषा में अपना अभिलेख लिखा है और संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक रुद्रदामन है। रुद्रदामन ने संस्कृत भाषा में जो अभिलेख लिखा है, जूनागढ़ या गिरनार, जूनागढ़ कहिए या गिरनार कहिए, दोनों एक ही बात है। और जो जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है ना, उसमें 2 मौर्य शासक की चर्चा है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इस बात की चर्चा किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, अब मौर्य शासक अशोक ने उसका पुनर्निर्माण करवाया और अब जाकर के हम उसका पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। इस रूप में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों की चर्चा है। आपसे पूछा जाता कौन ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की चर्चा है? उत्तर हो जाएगा जूनागढ़। रुद्रदामन के बाद अलग अलग क्षेत्र में जो शकों का अलग अलग शासन था, अलग अलग राजवंश के अलग अलग शासक हुए, लेकिन शकों के अंतिम शासक की अगर हम लोग बात करें तो जो अंतिम शक शासक हुए, अंतिम शक शासक जो है आपको रुद्र सिंह तृतीय हुए। रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय की हत्या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने कर दी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय जो कि अंतिम शक शासक था, इनको भारत से बाहर करके शकों का सफाया कर दिया, शकों का सफाया कर दिया। समझ गए? तो यही चीज है। शकों के बाद पहलवों का आक्रमण हुआ है। पहलव पर्सिया यानी ईरान के रहने वाले थे। जो पहलव थे ये पर्सिया, 1 मिनट 2 मिनट बस, ईरान के रहने वाले थे। शकों के बाद पहलवों ने आक्रमण किया। पहलव वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। पहलव वंश के संस्थापक कौन था? मिथ्रेडेटस प्रथम, मिथ्रेडेटस प्रथम। वहीं पहलव वंश के सबसे महान शासक गोंडोफर्निस हुए। कौन हुए? गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस हुए। गोंडोफर्निस ने पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। किसे? पेशावर। पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। पेशावर को अपनी राजधानी बनाकर शासन प्रशासन करना शुरू किया। गोंडोफर्निस के काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। जो गोंडोफर्निस है, इसके काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है आपको भारत की यात्रा पर आया था। और गोंडोफर्निस के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें तख्त ए बही अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? तख्त ए बही।
तख्ते बही अभिलेख से मिलती है, और जो तख्ते बही अभिलेख है ये पेशावर में है, और यह अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है। कौन लिपि में है? खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि में है। पहलवों के विषय में इतना बात याद रखना है, पहलवों के बाद भारत के ऊपर कुषाण आक्रमण हुआ है। कौन आक्रमण हुआ है? कुषाण आक्रमण। चलिए आइए याद करते हैं। हिंद यवन के बाद भारत पर कौन आक्रमण? शक मूलतः कहां के रहने वाले थे? मध्य एशिया। मध्य शक मूलतः कहां के रहने वाले? शक मूलतः कहां के रहने वाले? किस कबीला से पराजित होकर भारत आए? किस कबीला से? किस कबीला से? क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत किसने की? क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत। शक कितने भागों में बंटकर सा? कितने भागों में? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तक्षशिला के क्षत्रप वंश के संस्थापक, मथुरा के क्षत्रप वंश, मथुरा के क्षत्रप वंश, नासिक के क्षत्रप वंश, नासिक के क्षत्रप वंश, उज्जैन के क्षत्रप वंश, उज्जैन के क्षत्रप वंश। अच्छा, नासिक के क्षत्रप वंश के सबसे महान शासक नहपान। नासिक के क्षत्रप वंश के सबसे महान शासक, नासिक के क्षत्रप वंश के सबसे महान शासक नहपान। नहपान को किसने पराजित किया? गौतमीपुत्र। नहपान को किसने पराजित किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी। उज्जैन के क्षत्रप वंश के संस्थापक, इस वंश के सबसे महान शासक, सभी शक शासकों में सबसे महान शासक, संस्कृत प्रेमी था। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख किसने जारी किया? कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़िया। जूनागढ़िया। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? किसने करवाया? रुद्र दामन ने। किस अभिलेख में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों की चर्चा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का। अच्छा, अंतिम शक शासक कौन हुआ? रुद्र सिंह तृतीय को किसने पराजित किया? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों के बाद किसका आक्रमण? पहलव कहां के रहने वाले थे? पहलव वंश के संस्थापक, पहलव वंश के संस्थापक, सबसे महान शासक, पहलवों की राजधानी। तख्ते बही अभिलेख किसका है? तख्ते बही अभिलेख किसका है? कहां से मिला है? कौन लिपि में? सेंट थॉमस किसके समय ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर भारत? सेंट थॉमस किसके समय में ईसाई धर्म के प्रचार को लेकर भारत? गोंडो। इसके बाद आगे कुषाण वंश है। कुषाण वंश के विषय में जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग हल्ला करने लगे। सुनिए, अब सुनिए सुनिए सुनिए, होमवर्क सब दीजिए। तो सुनिए, कल से जो है क्लास रखते हैं शाम 4 से 8, 4 से 2 शिफ्ट में 2 घंटा पढ़ाएंगे, फिर 15 मिनट का गैप देंगे, फिर 1.5 से पौने 2 घंटा पढ़ेंगे। 8 बजे छोड़ देंगे, 8 बजे छोड़ देंगे, समझ गए? हाँ आइए, अब बोलिए। लॉज बंद हो रहा है, बंद हो गया है। चलिए ठीक है, घर चले जाइएगा। अभी ऑनलाइन जो है फ्री ही है, तो 2-4 रोज होली भर ऑनलाइन कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए। घर नहीं जाना है किसी को, पढ़ना है। कहां तक हो गया है? आपात उप बंद हो गया है? पूछना था ना। अगला होमवर्क सुनिए। वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग, बस वित्त आयोग, योजना आयोग, नीति आयोग। क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, अगले क्लास में पूछेंगे। आप लोग हल्ला कर रहे हैं, कल पूछेंगे, कल पूछेंगे। पूछ दे, कल पूछेंगे। अच्छा ठीक है, कल ले पूछेंगे, कल पूछेंगे। रुकिए ना, हो बात। चलिए ठीक है, होमवर्क आगे बढ़ा दिए हैं। लुसेंट में, लुसेंट में क्या दिए थे? हरित क्रांति सब हो गया था ना, हो गया था ना। चलिए आइए तो याद करते हैं, याद करते हैं। और 2 मिनट और रुक जाइए ना, क्या होगा।
भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र, आइए याद करते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, कपास अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, कहां है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, कहां है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, चाय अनुसंधान केंद्र, चाय अनुसंधान केंद्र, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, 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 चिकमंग, कॉफी अनुसंधान केंद्र, रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, रबर अनुसंधान केंद्र, रबर अनुसंधान केंद्र, रेशम अनुसंधान केंद्र, रेशम अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, जूट अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड केरल, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, दलहन अनुसंधान संस्थान, तिलहन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र पूना, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान, कहां? एक बार फिर से, केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक, कपास अनुसंधान नागपुर, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बट, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय गन्ना केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट, कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलूर, रबर अनुसंधान केंद्र कोट्टायम, रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर, जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर, तंबाकू राजमुंदरी, नारियल कासरगोड, दलहन तिलहन हैदराबाद, उपोष्ण बागवानी बंगलुरु, कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, केंद्रीय मिट्टी एवं जल देहरा। कल 4 बजे आना है, 4 बजे से मेरा क्लास होगा, ठीक है, धन्यवाद।